हाँ जी, तो लेट्स स्टार्ट। मॉडल्स ऑफ टीचिंग में नेक्स्ट जो मॉडल ऑफ टीचिंग हमें देखना है वो है कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल। इससे पहले हम बात कर चुके हैं इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल की। ये है कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल। कॉन्सेप्ट अटेनमेंट, कॉन्सेप्ट को अटेन करना। अटेन करने का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को आप अटेन करते हैं, इसका मतलब आप उस चीज़ को प्राप्त करते हैं, उस चीज़ तक पहुंचते हैं, है ना। तो कॉन्सेप्ट तक पहुंचना यानी बच्चे जो हैं किस तरह से कॉन्सेप्ट तक पहुँचें, उन्हें कॉन्सेप्ट तक पहुँचाने का एक मॉडल, उसका नाम है कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल, है ना। द कॉन्सेप्ट अटेनमेंट is an instructional strategy that is based on the research of Jerome Bruner, an American psychologist, and his associates. आप ये कह सकते हैं कि ये मॉडल जो है जेरोम ब्रूनर नाम के एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट ने डेवलप किया था, ठीक है। और उनके साथी थे कुछ जे गुडनाव और जी.ए. ऑस्टिन। तो जे गुडनाव, जी.ए. ऑस्टिन और जेरोम ब्रूनर, हाँ, इन तीन लोगों की मेहनत का ये नतीजा है। इनकी एक बुक थी अ स्टडी ऑफ थिंकिंग, है ना। अ स्टडी ऑफ थिंकिंग नाम की इनकी किताब में इन्होंने कॉन्सेप्ट अटेनमेंट नाम के कॉन्सेप्ट का जिक्र किया है, ठीक है। अब ये मॉडल जो है इसमें किस तरह से मतलब बच्चों को कॉन्सेप्ट तक पहुंचाया जाता है, ठीक है, ये हमें जानना है। तो इट इज़ एन इंडक्टिव प्रोसेस दैट हेल्प्स द स्टूडेंट्स टू कंस्ट्रक्ट कॉन्सेप्ट्स बाय सर्चिंग फॉर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स कॉल्ड एट्रीब्यूट्स। बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट अटेनमेंट है ना, ये एक इंडक्टिव प्रोसेस है ना। देखो, एक होता है इंडक्टिव प्रोसेस और एक होता है डिडक्टिव प्रोसेस। डिडक्टिव प्रोसेस में क्या होता है कि बच्चों को किसी भी चीज़ का एक्सप्लेनेशन पहले दिया जाता है, वो चीज़ एक्सप्लेन पहले कर दी जाती है। जो भी कॉन्सेप्ट आपको बच्चों को सिखाना है, आप वो कॉन्सेप्ट बच्चों को पहले एक्सप्लेन करते हो, फिर उसके एग्जाम्पल्स देते हो। इसे कहते हैं डिडक्टिव प्रोसेस। और एक होता है इंडक्टिव प्रोसेस। इंडक्टिव प्रोसेस में क्या होता है कि बच्चों के सामने जो भी कॉन्सेप्ट हमें बच्चों को टीच करना है, सिखाना है, अटेन करवाना है, उस कॉन्सेप्ट से जुड़े एग्जाम्पल्स हम बच्चों के सामने पहले रखते हैं। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देते, कोई डेफिनेशन नहीं बताते, हाँ, वी जस्ट प्रोवाइड देम विद एग्जाम्पल्स। हम उन्हें उदाहरण देते हैं, बच्चे उन एग्जाम्पल्स को एनालाइज करके, उन एग्जाम्पल्स को देखकर अपने ऑब्जर्वेशन से खुद एक्सप्लेनेशन बनाते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं इंडक्टिव प्रोसेस। तो टीचिंग का जो ये तरीका है, इसको इंडक्टिव प्रोसेस कहा जाता है। जो कॉन्सेप्ट अटेनमेंट की जो प्रक्रिया है, ये एक इंडक्टिव प्रोसेस है, डिडक्टिव प्रोसेस नहीं है। इट इज़ एन इंडक्टिव प्रोसेस जहाँ बच्चे जो हैं एग्जाम्पल्स को स्टडी करके, एग्जाम्पल्स का एनालिसिस करके खुद कॉन्सेप्ट तक पहुँचते हैं, खुद कॉन्सेप्ट को अटेन करते हैं, है ना। तो ये याद रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट अटेनमेंट नाम का जो प्रोसेस है, ये डिडक्टिव नहीं, इट्स एन इंडक्टिव प्रोसेस दैट हेल्प्स द स्टूडेंट्स टू कंस्ट्रक्ट concepts by searching for common characteristics called attributes. अब यहाँ क्या होता है कि कॉन्सेप्ट अटेनमेंट में, कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल में हम बच्चों के सामने दो तरह के एग्जाम्पल्स रखते हैं, है ना। मतलब जो कॉन्सेप्ट हमें बच्चों को टीच करना है ना, एक एग्जाम्पल उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होगा, दूसरा उदाहरण होगा जो उस कॉन्सेप्ट का उदाहरण नहीं होगा। समझ रहे हो? जो कॉन्सेप्ट मुझे टीच करना है बच्चों को, सपोज मैं बच्चों को नाउन पढ़ाना चाहता हूँ, इंग्लिश ग्रामर की क्लास में मेरा जो टॉपिक है वो है नाउन, है ना। नाउन क्या होता है, संज्ञा जिसको हिंदी में कहते हैं, है ना। नाउन का कॉन्सेप्ट मैं बच्चों को बताना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा कि बच्चों के सामने दो एग्जाम्पल्स रखूँगा, एक पॉजिटिव एग्जाम्पल होगा, दूसरा नेगेटिव एग्जाम्पल, ठीक है। यस नो, पॉजिटिव एग्जाम्पल को हम यस एग्जाम्पल, यस वाला एग्जाम्पल कह सकते हैं, नेगेटिव एग्जाम्पल को हम नो वाला एग्जाम्पल कह सकते हैं, है ना। अब देखो, नाउन क्या होता है? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन एक ऐसा वर्ड होता है जो हमें चीज़ों का नाम बताता है ना। नाउन की विशेषता, नाउन का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? यही कि नाउन को हम यूज़ करते हैं टू नेम थिंग्स। चीज़ों को नाम देने के लिए हम नाउन का जो है वो उपयोग करते हैं। तो नाउन एक ऐसा शब्द है जो नाम बताता है ना। तो नाउन का एट्रीब्यूट ये है। एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है? एट्रीब्यूट मतलब उसकी विशेषता, जो उसकी पहचान बने। किसी भी चीज़ की वो विशेषता जो उस चीज़ की पहचान बन जाए, उसको आप उसका एट्रीब्यूट कह सकते हो। तो यहाँ बच्चों के सामने जो कॉन्सेप्ट हमें उन्हें टीच करना है, उस कॉन्सेप्ट से जुड़े उदाहरण रखे जाते हैं। बच्चे उन एग्जाम्पल्स को एनालाइज करके,
है ना, एट्रीब्यूट्स को पहचान कर, उस कॉन्सेप्ट से जुड़े एट्रीब्यूट्स को, उससे जुड़ी विशेषताओं को पहचान कर खुद उस कॉन्सेप्ट को अटेन करते हैं। लेकिन इसके लिए हमें दो तरह के एग्जाम्पल्स बच्चों को देने पड़ेंगे, पॉजिटिव एग्जाम्पल्स और नेगेटिव एग्जाम्पल्स। पॉजिटिव एग्जाम्पल्स वो उदाहरण होंगे जो उस कॉन्सेप्ट के उदाहरण होंगे, और नेगेटिव एग्जाम्पल्स वो एग्जाम्पल्स होंगे जो उस कॉन्सेप्ट के उदाहरण नहीं होंगे। तो बच्चे कंपैरिजन करके, एनालिसिस करके जो है वो खुद कॉन्सेप्ट तक पहुंचेंगे। कैसे, अभी हम समझेंगे। इन द कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल, द टीचर हेल्प्स द स्टूडेंट्स टू अटेन अ पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट along with its characteristics। तो इस मॉडल में टीचर जो है स्टूडेंट्स की हेल्प करता है कॉन्सेप्ट को अटेन करने में। कॉन्सेप्ट को अटेन करना मतलब कॉन्सेप्ट तक पहुंचना, है ना। कॉन्सेप्ट को अटेन करने में टीचर बच्चों की मदद करता है, ठीक है। केवल कॉन्सेप्ट नहीं, बच्चे उस कॉन्सेप्ट के एट्रीब्यूट्स को भी समझ लेते हैं। यानी वो कॉन्सेप्ट तो बच्चों को समझ में आता ही है, साथ साथ में उस कॉन्सेप्ट के एट्रीब्यूट्स, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, वो भी बच्चों को समझ में आते हैं। In this model, the teacher presents the students with positive and negative examples। जैसे मैंने बताया कि इस मॉडल में टीचर बच्चों के सामने दो तरह के एग्जाम्पल्स रखता है, पॉजिटिव एग्जाम्पल्स और नेगेटिव एग्जाम्पल्स। इन्हें आप एग्जाम्पलर्स और नॉन एग्जाम्पलर्स भी कह सकते हो। जो पॉजिटिव एग्जाम्पल्स हैं, जैसे हम नाउन का टॉपिक बच्चों को टीच कर रहे हैं, हाँ, तो नाउन के जो उदाहरण हैं उन्हें हम कहेंगे एग्जाम्पलर्स, पॉजिटिव एग्जाम्पल्स या एग्जाम्पलर्स। और जो नाउन के उदाहरण नहीं हैं उन्हें हम नॉन एग्जाम्पलर्स कहेंगे। क्या कहेंगे? नॉन एग्जाम्पलर्स या नेगेटिव एग्जाम्पल्स। तो नेगेटिव एग्जाम्पल को नॉन एग्जाम्पलर कहा जा सकता है, पॉजिटिव एग्जाम्पलर को एग्जाम्पलर कह सकते हो, ठीक है। तो द टीचर प्रेजेंट्स द स्टूडेंट्स विद पॉजिटिव एंड नेगेटिव एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू अ कॉन्सेप्ट। जो भी कॉन्सेप्ट आपको टीच करना है उस कॉन्सेप्ट से जुड़े पॉजिटिव एग्जाम्पल्स और नेगेटिव एग्जाम्पल्स टीचर बच्चों के सामने रखता है, ठीक है। स्टूडेंट्स आर देन आस्क्ड टू एनालाइज दीज एग्जाम्पल्स इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स दे हैव इन कॉमन। फिर बच्चों से कहा जाता है कि अब इन एग्जाम्पल्स को एनालाइज करो, इनको देखो, इनको स्टडी करो और पता लगाओ कि जो एग्जाम्पलर्स हैं, जो पॉजिटिव एग्जाम्पल्स हैं, उनमें कौन कौन सी चीज़ें कॉमन हैं। दो तरह के एग्जाम्पल्स दिए हमने, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो पॉजिटिव एग्जाम्पल्स जितने भी हैं, हाँ, उनमें कौन कौन सी विशेषताएं कॉमन हैं, है ना। तो वो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स को, एट्रीब्यूट्स को देख करके बच्चे कॉन्सेप्ट फॉर्म करेंगे। वो उस चीज़ के बारे में जानेंगे कि भाई हाँ, नाउन जो है नाम बताने वाला एक शब्द है, इन सभी उदाहरणों में नाउन किसी चीज़ का नाम बता रहा है, ऐसे करके, ठीक है। द स्टूडेंट्स कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट एग्जाम्पल्स दैट कंटेन द एट्रीब्यूट्स ऑफ द कॉन्सेप्ट। मतलब इसमें बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम्पलर्स और नॉन एग्जाम्पलर्स के बीच में कंपैरिजन करते हैं। नॉन एग्जाम्पलर्स वो जो उस कॉन्सेप्ट के उदाहरण नहीं हैं, एग्जाम्पलर्स वो जो उस कॉन्सेप्ट से जुड़े उदाहरण हैं, है ना। तो बच्चे दोनों के बीच में तुलना करके, कॉन्ट्रास्ट करके जो है वो कॉन्सेप्ट को अटेन करते हैं। एग्जाम्पल्स का बच्चे एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं। द कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल इज बेस्ड ऑन द असम्पशन that one of the best ways to learn a concept is by seeing examples of it। concept attainment model इस assumption पर based है कि किसी भी चीज़ को, किसी भी concept को acquire करने या attain करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है कि उसके उदाहरणों को देखा जाए। कोई भी concept सीखने के लिए उस concept से जुड़े उदाहरण अगर आप बच्चों को दिखाएंगे तो बच्चे जल्दी उस concept को attain या acquire कर लेंगे। इस मान्यता पर, इस असम्पशन पर ये मॉडल आपका बेस्ड है, ठीक है। अब इस मॉडल से जुड़े कुछ की टर्म्स हैं, जैसे कॉन्सेप्ट किसे कहेंगे। कॉन्सेप्ट का मतलब जो आप समझते हो ना वही है। कॉन्सेप्ट शब्द का जो मतलब आपने पहले समझ रखा है वही है ना। अब इसको डिफाइन करेंगे तो हम अलग अलग वर्ड्स में उसको डिफाइन कर सकते हैं। जैसे It refers to a category or class defined by a set of attributes। कॉन्सेप्ट का मतलब कि ऐसी कैटेगरी या ऐसी क्लास जिसको कुछ एट्रीब्यूट्स की मदद से डिफाइन किया जा सकता है। जैसे नाउन को कैसे डिफाइन करोगे कि नाउन एक ऐसा वर्ड है जो हमें चीज़ों का नाम बताता है ना। नाउन का नंबर होता है, नाउन का पर्सन होता है ना, उसका जेंडर भी होता है। नंबर का मतलब नाउन आपका या तो सिंगुलर होगा या प्लूरल, है ना। पर्सन मीन्स नाउन हमेशा थर्ड पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन कभी नहीं होता। हाँ, जेंडर मीन्स मैस्कुलिन फेमिनिन, है ना। जैसे मैन मैस्कुलिन जेंडर है,
वुमन जो है फेमिनिन जेंडर है, तो नाउन का जेंडर होता है, नाउन का नंबर होता है ना, ये सब नाउन के एट्रीब्यूट्स हैं, नाउन की विशेषताएं हैं, नाउन के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, है ना। तो वो सब कैरेक्टरिस्टिक्स नाउन से जुड़े नाउन को डिफाइन करते हैं। तो नाउन एक कॉन्सेप्ट है, नाउन इज अ कॉन्सेप्ट, यानी कि कुल मिलाकर जो चीज़ हम बच्चों को सिखाने जा रहे हैं ना, वो कॉन्सेप्ट है। नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, कुछ भी हो सकता है, कोई भी टॉपिक हो सकता है, लिटरेचर का कोई टॉपिक हो सकता है, ग्रामर का कोई टॉपिक हो सकता है। जो चीज़ आप बच्चों को टीच करने जा रहे हो, जो आपका टॉपिक है, वही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? एट्रीब्यूट्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिफाइन द कॉन्सेप्ट। एट्रीब्यूट्स उन कैरेक्टरिस्टिक्स को कहा जाता है जो उस कॉन्सेप्ट को डिफाइन करते हैं, यानी उस कॉन्सेप्ट की विशेषताएं, आप उसको एट्रीब्यूट कहोगे। जैसे मैंने अभी नाउन के एट्रीब्यूट्स आपको बताए, ठीक है। एग्जाम्पलर्स, पॉजिटिव एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पलर्स को पॉजिटिव एग्जाम्पल्स भी कह सकते हो और यस एग्जाम्पल्स भी कह सकते हो। एग्जाम्पलर्स मतलब वो उदाहरण जो उस कॉन्सेप्ट के उदाहरण हैं, उन्हें आप सिर्फ एग्जाम्पलर कहेंगे तो भी चलेगा, यस एग्जाम्पल कहेंगे तो भी चलेगा, पॉजिटिव एग्जाम्पल्स कहेंगे तो भी चलेगा, है ना। तो इंस्टेंसेस, इंस्टेंसेस मीन्स एग्जाम्पल्स। इंस्टेंसेस का मतलब ही क्या होता है? उदाहरण। तो इंस्टेंसेस दैट हैव ऑल द इसेंशियल एट्रीब्यूट्स ऑफ द कॉन्सेप्ट। एग्जाम्पलर्स वो इंस्टेंसेस होते हैं जिनमें कॉन्सेप्ट से जुड़े सारे एट्रीब्यूट्स मौजूद होते हैं, है ना। मतलब जो कॉन्सेप्ट आपको टीच करना है, उस कॉन्सेप्ट के सारे एट्रीब्यूट्स उन एग्जाम्पलर्स में होते हैं। नॉन एग्जाम्पलर्स का मतलब नो एग्जाम्पल्स। नॉन एग्जाम्पलर्स को आप नेगेटिव एग्जाम्पल्स कह दीजिए, नॉन एग्जाम्पलर्स कह दीजिए, या आप नो एग्जाम्पल्स भी कह सकते हैं, ठीक है। इंस्टेंसेस दैट लैक वन और मोर ऑफ द एसेंशियल एट्रीब्यूट्स, ये वो एग्जाम्पल्स होते हैं जिनमें कॉन्सेप्ट से जुड़े एट्रीब्यूट्स मौजूद नहीं होते, ठीक है, उन्हें कहा जाता है नॉन एग्जाम्पल्स। अब मैं देखो एग्जाम्पल से समझाता हूँ। एक और अच्छा और आसान एग्जाम्पल ले लेते हैं इस मॉडल को समझने के लिए। सपोज हमें बच्चों को ये वाला कॉन्सेप्ट बताना है। कौन सा? एडजेक्टिव। हम अपने स्टूडेंट्स को ये सिखाना चाहते हैं कि एडजेक्टिव क्या होता है। सपोज हम 5th स्टैंडर्ड या 6th स्टैंडर्ड या 4th स्टैंडर्ड, मतलब एडजेक्टिव नाम का जो ग्रामर का टॉपिक है वो किस स्टेज पर बच्चों को टीच किया जाना चाहिए, है ना, हम उस स्टैंडर्ड के बच्चों को पढ़ा रहे हैं और हमें बच्चों को ये बताना है कि एडजेक्टिव विशेषण क्या होता है। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है उसका नाम है एडजेक्टिव। अब अगर आप डिडक्टिव प्रोसेस फॉलो करते हो टीचिंग का, डिडक्टिव प्रोसेस, उसमें तो आप क्या करोगे? एडजेक्टिव की पहले परिभाषा बता दोगे, डेफिनेशन दे दोगे, फिर कुछ एक एग्जांपल्स एडजेक्टिव के दे दोगे बच्चों को ये समझाने के लिए कि एडजेक्टिव क्या होता है। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट अटेनमेंट का जो प्रोसेस है ये डिडक्टिव प्रोसेस नहीं है, ये इंडक्टिव प्रोसेस है। इसमें बच्चों को पहले रूल नहीं बताया जाता, बच्चों को पहले एक्सप्लेनेशन और डेफिनेशन नहीं बताई जाती, यहाँ बच्चों के सामने पहले उदाहरण रखे जाते हैं, है ना। तो अब टीचर क्या करेगा कि 2 तरह के एग्जांपल्स पेयर्स में बच्चों के सामने रखेगा, है ना। पेयर का मतलब 2, जोड़ा, है ना, मतलब 2 एग्जांपल्स होंगे जिनमें से एक एग्जाम्पलर होगा, दूसरा नॉन एग्जाम्पलर। एक पॉजिटिव एग्जाम्पल होगा, दूसरा नेगेटिव एग्जाम्पल। सपोज ये 2 वर्ड्स हैं, हैप्पी, हैप्पीनेस। इसी तरह से 2 और वर्ड्स हैं, पेन, पेनफुल, ठीक है, ब्यूटी, ब्यूटिफुल, ठीक है। अब देखो, हैप्पी एक एडजेक्टिव है, हैप्पीनेस एक नाउन है, पेन एक नाउन है, पेनफुल एक एडजेक्टिव है, ब्यूटी इज अ नाउन, ब्यूटिफुल इज एन एडजेक्टिव, है ना। तो हमें कौन सा कॉन्सेप्ट टीच करना है बच्चों को? एडजेक्टिव, है ना। तो हैप्पी जो है ना वो यस एग्जाम्पल है। क्या? यस एग्जाम्पल मीन्स द वर्ड हैप्पी इज एन एडजेक्टिव, हैप्पी वर्ड एक एडजेक्टिव है। तो जो वर्ड एडजेक्टिव है वो हमारा एग्जाम्पलर है, या पॉजिटिव एग्जाम्पल है, या यस एग्जाम्पल है। इसी तरह से हैप्पीनेस वर्ड को देखें तो हैप्पीनेस इज अ नो एग्जाम्पल, ये एक नो एग्जाम्पल है क्योंकि हैप्पीनेस इज नॉट एन एडजेक्टिव, हैप्पीनेस इज अ नाउन। तो जो नाउन है, जो एडजेक्टिव है ही नहीं, जिस चीज में जो है वो एडजेक्टिव के एट्रीब्यूट्स ही नहीं है,
वो एडजेक्टिव का उदाहरण नहीं हो सकता, तो इट्स अ नो एग्जाम्पल, ये एक नो एग्जाम्पल है। इसी तरह से पेन जो है ये नो एग्जाम्पल है, पेनफुल यस एग्जाम्पल है, ब्यूटी इज अ नो एग्जाम्पल, ब्यूटिफुल इज अ यस एग्जाम्पल। ठीक है, अब इस चीज को बच्चों के सामने और अच्छी तरह से रखने का तरीका यह है कि बच्चों को ये वर्ड्स सेंटेंस में यूज करके बता दो। ये तो मैंने समझाने के लिए आपको एग्जांपल दिए कि भाई हम बच्चों के सामने पेयर, अब जैसे ये 3 पेयर्स हैं, ये पहला पेयर है, ये दूसरा पेयर है, ये तीसरा पेयर है। हर पेयर में एक पॉजिटिव एग्जाम्पल है, एक नेगेटिव एग्जाम्पल है, फिर दूसरे पेयर में भी एक पॉजिटिव एग्जाम्पल है, दूसरा नेगेटिव एग्जाम्पल है, तीसरे पेयर में भी ऐसा ही है। अब हम क्या करेंगे कि इन वर्ड्स को सेंटेंस में यूज करके देखेंगे। जैसे देखो ये सेंटेंस है, ये यस एग्जाम्पल का सेंटेंस, ही लिव्स इन अ हैप्पी फैमिली। मैंने ये सेंटेंस लिखा और हैप्पी वर्ड को कर दिया अंडरलाइन। देखो मैंने अभी तक बच्चों को ये नहीं बताया कि हम एडजेक्टिव नाम का कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं। एडजेक्टिव नाम ही नहीं लिया मैंने क्लास में, मैंने एडजेक्टिव शब्द यूज ही नहीं किया। बच्चों को मैंने नहीं बताया कि आई एम गोइंग टू टीच यू एडजेक्टिव, मैं आपको एडजेक्टिव पढ़ाने जा रहा हूं, ये मैंने बच्चों को नहीं बताया। मैंने बच्चों को सीधे एडजेक्टिव के उदाहरण दिए, है ना। तो अब ये यस एग्जाम्पल है। यस एग्जाम्पल इसलिए है क्योंकि इस सेंटेंस में हमने एक एडजेक्टिव यूज किया है, हैप्पी। अब एक नो एग्जाम्पल ले लेते हैं साथ में। नो एग्जाम्पल ये रहा, मनी डजंट ऑलवेज ब्रिंग हैप्पीनेस। मनी डजंट ऑलवेज ब्रिंग हैप्पीनेस। पैसा हमेशा खुशी नहीं देता, पैसा हमेशा खुशी नहीं लाता। ठीक है, इसी तरह से एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक यस एग्जांपल ले लेते हैं। It was a painful experience. Painful. एक नो एग्जाम्पल ले लेते हैं। He felt a sharp pain in his leg. तो वापस मैं क्या करता हूं कि पेनफुल और पेन इन दोनों वर्ड्स को अंडरलाइन कर लेता हूं, है ना। अब आप देखो इन एग्जाम्पल्स को, हमने 2 पेयर्स लिए हैं। हर पेयर में एक यस एग्जाम्पल है और एक नो एग्जाम्पल है, एक पॉजिटिव एग्जाम्पल है, एक नेगेटिव एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पलर है, दूसरा नॉन एग्जाम्पलर है। अब मैं बच्चों को ये बताऊंगा, मैं अगर टीचर हूं बच्चों का, तो मैं बच्चों को ये बताऊंगा कि देखो ये यस वाले जो एग्जाम्पल्स हैं, है ना, इन एग्जाम्पल्स में वो जो कॉन्सेप्ट हम अटेन करने जा रहे हैं उस कॉन्सेप्ट का उदाहरण है ये, है ना। इसमें उस कॉन्सेप्ट के एट्रीब्यूट्स मौजूद हैं। और जो नो एग्जाम्पल है उसमें वो कॉन्सेप्ट जो हम सीखने जा रहे हैं वो नहीं है। यानी मैं बच्चों को ये बताऊंगा कि यस वाला जो एग्जाम्पल है वो हमारे कॉन्सेप्ट का एग्जाम्पल है, नो वाला जो एग्जाम्पल है वो हमारे कॉन्सेप्ट का एग्जाम्पल नहीं है ना। तो ऐसे कई एग्जाम्पल्स, कई पेयर बच्चों के सामने रखने पड़ेंगे। सिर्फ 2 पेयर से काम नहीं चलेगा, है ना, क्योंकि क्लास में बच्चे ज़्यादा होते हैं और मतलब हर बच्चा अपने पेज से सीखता है। तो ऐसे आपने मान लो 6-7 पेयर एक साथ बच्चों के सामने रख दिए। हर पेयर में जो है एक एग्जाम्पलर है, दूसरा नॉन एग्जाम्पलर है, एक एडजेक्टिव, एक नाउन, एक एडजेक्टिव, एक वर्ब, ऐसे करके, है ना। अब आप बच्चों से कहो कि इन एग्जाम्पल्स को एनालाइज करो और देखो जो यस वाले एग्जाम्पल्स हैं ना उनमें कॉमन क्या है ना। यस वाले जितने भी उदाहरण हैं, जो वर्ड हमने अंडरलाइन किया उसको देखो। ये जो अंडरलाइन वर्ड है ये हमारा कॉन्सेप्ट है। जिस शब्द को हमने अंडरलाइन किया है हर सेंटेंस में, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। तो जितने भी यस वाले एग्जाम्पल्स हैं उनको एनालाइज करो, देखो कि कॉमन क्या है, कि वो जो अंडरलाइन वर्ड है वो इन सेंटेंसेस में कर क्या रहा है, और फिर उनकी तुलना नो वाले एग्जाम्पल्स के साथ करो ताकि तुम्हें यस वाले एग्जाम्पल्स के बारे में पता चले और तुम कॉन्सेप्ट को समझ पाओ, है ना। एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव नाम नहीं लेना अभी क्लास में, है ना। अभी तो बच्चों को इंडक्टिव प्रक्रिया से हमें गुजारना है।
तो बच्चे क्या करेंगे, दे विल एनालाइज द एग्जाम्पल्स, बच्चे एग्जाम्पल्स को एनालाइज करेंगे, देखेंगे 6-7 आपने जो भी पेयर बच्चों के सामने रखे, बच्चे यस वाले एग्जाम्पल्स को देखेंगे, है ना, वो अपना जनरलाइजेशन बनाएंगे और फिर टीचर्स बच्चों से पूछेगा, अच्छा बताओ तुम्हें कुछ समझ में आया क्या, तुमने क्या देखा यस वाले एग्जाम्पल्स में, है ना, जो अंडरलाइंड वर्ड है उसमें उन सब वर्ड्स में क्या कॉमन है, तुम कोई अपना हाइपोथेसिस बना सकते हो, तुम कोई अपनी थ्योरी दे सकते हो, बता सकते हो, है ना। तो बच्चे जो है ना, सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते, देखो कुछ बच्चे ब्रिलियंट होते हैं, वो जल्दी पहुंच जाते हैं कॉन्सेप्ट तक, कुछ बच्चे कंफ्यूज होने की टेंडेंसी रखते हैं, उन्हें थोड़ी देर लगती है, तो हमें सभी बच्चों को साथ लेके चलना है ना। तो 1-2 बच्चे जिनको बात थोड़ी ज़्यादा समझ में आ गई, वो टीचर के सवाल का जवाब देंगे, हाँ, वो मतलब कुछ बताएंगे कि भाई हमने ये देखा कि ये जितने भी यस वाले एग्जाम्पल्स हैं ना, ये वाले, ये किसी दूसरे वर्ड से पहले आ रहे हैं। जैसे हैप्पी वर्ड नाउन फैमिली से पहले आया, पेनफुल वर्ड एक नाउन एक्सपीरियंस से पहले आया, है ना। तो हमने सारे एग्जाम्पल ऐसे दिए थे एडजेक्टिव के कि हर एडजेक्टिव के बाद कोई ना कोई नाउन था, मान लो, है ना। तो बच्चे कहेंगे कि भाई हमने ये देखी बात कि जितने भी आपने यस वाले एग्जाम्पल दिए हैं उसमें हमारा कॉन्सेप्ट वाला जो वर्ड है वो किसी दूसरे वर्ड से पहले आ रहा है। तो टीचर संतुष्ट हो जाएगा कि ठीक है भाई, बच्चे सही दिशा में अपनी मतलब इंक्वायरी को आगे बढ़ा रहे हैं। टीचर बच्चों को और एग्जाम्पल्स देगा, ऐसे पेयर और बच्चों के सामने रखेगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। टीचर कहेगा अब देखो और देखो, तुम्हें मैं और एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और देखो और थोड़ा कॉन्सेप्ट को जो है समझने की कोशिश करो, अपनी थ्योरी अपना हाइपोथेसिस बनाने की कोशिश करो, है ना। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स देने के बाद अंत में बच्चे फाइनली एक निष्कर्ष तक पहुंचेंगे, वो अपना एक जनरलाइजेशन बना लेंगे, वो ये निष्कर्ष बना लेंगे कि भाई देखो, एक तो ये जो यस वाले एग्जाम्पल्स हैं, जो कॉन्सेप्ट है हमारा, कॉन्सेप्ट वाला जो वर्ड है वो हमेशा किसी दूसरे वर्ड के पहले आता है। दूसरा, वो वर्ड जिस वर्ड के पहले आता है उसको डिस्क्राइब करता है। एडजेक्टिव क्या करता है, एडजेक्टिव नाउन को डिस्क्राइब करता है ना। तो हमारे सामने जो 2 एग्जाम्पल्स हैं, इसमें हैप्पी फैमिली को डिस्क्राइब कर रहा है, पेनफुल एक्सपीरियंस को, वो एक दर्द भरा अनुभव था, इट वॉज अ पेनफुल एक्सपीरियंस, है ना। तो बच्चे ये जनरलाइजेशन बताएंगे टीचर को कि भाई हमने तो ये देखा कि जो हमारा कॉन्सेप्ट वाला शब्द है वो हमेशा किसी दूसरे वर्ड से पहले आता है और उस वर्ड के बारे में कुछ, उसके मीनिंग में कुछ ऐड करता है, उसके बारे में कुछ बताता है ना। तो टीचर कहेगा भाई बहुत बढ़िया, है ना। मतलब वो बच्चों को इस तरह से तुरंत फीडबैक नहीं देगा, लेकिन वो सेटिस्फाइड है कि भाई बच्चे जो हैं वो कॉन्सेप्ट तक बिल्कुल बराबर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब टीचर बच्चों को कॉन्सेप्ट का नाम बताएगा, एडजेक्टिव। क्या अब मैं तुम्हें बताता हूं कि जो कॉन्सेप्ट हम लर्न करने जा रहे हैं, अटेन करने जा रहे हैं, उसका नाम क्या है, उसका नाम है एडजेक्टिव। ये जितने भी यस वाले एग्जाम्पल्स थे, हाँ, पॉजिटिव एग्जाम्पल्स, इनमें जो वर्ड हमने अंडरलाइन किया था वो एक एडजेक्टिव कहलाता है। तो जितने भी यस एग्जाम्पल्स हैं उन सब में जो अंडरलाइंड वर्ड है वो एक एडजेक्टिव है ना। तो टीचर ने अब कॉन्सेप्ट का नाम बताया बच्चों को, ये देखो कॉन्सेप्ट का नाम है एडजेक्टिव। अब तुम एक काम करो, टीचर बच्चों से कहता है, अब इस एडजेक्टिव को एक परिभाषा देने की कोशिश करो, ट्राई टू गिव अ डेफिनेशन, एक एक्सप्लेनेशन बनाओ अपना कि एडजेक्टिव को एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है, ये तुम खुद बनाओ। तो बच्चे वापस जो है अपना दिमाग चलाना शुरू करेंगे, है ना। वो अपने हाइपोथेसिस जो उन्होंने अभी तक मतलब किया है फॉर्मुलेट, उसके आधार पर वो एडजेक्टिव को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे, है ना। तो इस तरह से बच्चे एडजेक्टिव को समझ लेंगे कि एडजेक्टिव नाम की चीज़ होती क्या है। टीचर ने एडजेक्टिव का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए इंडक्टिव अप्रोच काम में ली। पहले उसने एग्जाम्पल्स दिए, उसने बच्चों को कुछ नहीं बताया, ना तो एक्सप्लेनेशन दिया ना परिभाषा दी, खुद बच्चों को उदाहरण दे करके एडजेक्टिव के कॉन्सेप्ट तक पहुंचने में मदद की। ये जो तरीका है ना, मॉडल, इसको कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल। एक इंडक्टिव प्रोसेस है जिसके जरिए बच्चे खुद कॉन्सेप्ट को अटेन करते हैं, ठीक है। तो अब देखो ये जो मॉडल है इसका सिंटैक्स क्या है। 3 फेजेस में ये मॉडल काम करता है। इसमें जो एक्टिविटी के फेज हैं वो कितने हैं? 3। पहला फेज, फर्स्ट फेज, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा का मतलब प्रेजेंटेशन ऑफ एग्जाम्पल्स कह दो, डेटा लिखा है ना, इसकी जगह आप एग्जाम्पल वर्ड यूज कर सकते हो। प्रेजेंटेशन ऑफ एग्जाम्पल्स, प्रेजेंटेशन ऑफ एग्जाम्पलर्स
एंड नॉन एग्जाम्पलर्स, मतलब टीचर पहले फेज में बच्चों के सामने उदाहरण रखेगा पेयर्स में, हर पेयर में एक एग्जाम्पलर होगा, दूसरा नॉन एग्जाम्पलर, ठीक है। द टीचर प्रेजेंट स्टूडेंट्स विद पेयर्स ऑफ येस एंड नो एग्जाम्पल्स, टीचर बच्चों के सामने येस एग्जाम्पल और नो एग्जाम्पल का पेयर रखेगा। स्टूडेंट्स कंपेयर एट्रीब्यूट्स एंड एग्जाम्पलर्स एंड नॉन एग्जाम्पलर्स, बच्चे क्या करेंगे, एग्जाम्पलर्स और नॉन एग्जाम्पलर्स में एट्रीब्यूट्स को कंपेयर करेंगे, है ना, कि एडजेक्टिव और दूसरा जो एग्जाम्पल है जिसमें एडजेक्टिव नहीं है, जो नो एग्जाम्पल है, उसमें क्या फर्क है। फिर स्टूडेंट्स जनरेट एंड टेस्ट हाइपोथेसिस, स्टूडेंट्स नेम द कॉन्सेप्ट एंड स्टेट अ डेफिनेशन, है ना। स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि अपना हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस मतलब अपनी थ्योरी, है ना, मतलब इस तरह से उदाहरणों को देख करके आप किसी चीज़ को लेकर अपना जो कॉन्सेप्ट बनाते हो, अपनी जो थ्योरी बनाते हो, अपना जो एक्सप्लेनेशन बनाते हो, भी मुझे किसी ने समझाया तो नहीं, लेकिन मैंने उदाहरण देखे और मैंने अपनी ये थ्योरी बना ली, उसको हाइपोथेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइपोथेसिस। तो बच्चे अपना हाइपोथेसिस बना लेंगे, टीचर बच्चों को कॉन्सेप्ट का नाम बताएगा, टीचर बताएगा नाम, है ना। स्टूडेंट्स नेम द कॉन्सेप्ट का मतलब यही है कि भाई नाम बच्चों के सामने आ चुका है कॉन्सेप्ट का, अब बच्चे जो है उसको एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे, उसकी एक डेफिनेशन बनाएंगे। टीचर ने बच्चों को कॉन्सेप्ट का नाम बताया, बच्चों से कहा कि अब इसकी एक डेफिनेशन बनाओ, बच्चे उसकी डेफिनेशन बनाकर टीचर को बताने की कोशिश करेंगे, सारे बच्चे कोशिश करेंगे, है ना। सेकेंड फेज में टेस्टिंग अटेनमेंट ऑफ द कॉन्सेप्ट, है ना। अब यहां पे टीचर, भाई पहले फेज में बच्चों ने कॉन्सेप्ट अटेन कर लिया, लेकिन अब सेकंड फेज में टीचर टेस्ट करेगा कि वाकई में बच्चों ने कॉन्सेप्ट अटेन किया कि नहीं। तो अब जो टीचर बच्चों को एग्जाम्पल देगा, वापस टीचर बच्चों के सामने एग्जाम्पल रखेगा, लेकिन इस बार टीचर यस और नो वाली लेबलिंग नहीं करेगा। फर्स्ट फेज में जो एग्जाम्पल रखे थे ना टीचर ने, तो उसमें जो पॉजिटिव एग्जाम्पल्स थे उनके साथ टीचर ने यस लिखा था, जो नेगेटिव एग्जाम्पल्स थे उनके साथ टीचर ने नो लिखा था। लेकिन अब टीचर यस और नो वाली लेबलिंग नहीं करेगा। अब टीचर बच्चों को एग्जाम्पल देके खुद कहेगा कि अब तुम खुद बताओ इसमें पॉजिटिव एग्जाम्पल कौन सा है, नेगेटिव कौन सा है, ताकि टेस्ट हो जाए बच्चों का, है ना। तो स्टूडेंट्स आइडेंटिफाई एडिशनल अनलेबल्ड एग्जाम्पल्स एज यस और नो। अब बच्चे खुद बताएंगे कि इनमें से यस एग्जाम्पल कौन सा है, नो एग्जाम्पल कौन सा है। टीचर कंफर्म्स हाइपोथेसिस, नेम्स कॉन्सेप्ट एंड रीस्टेट्स डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू एसेंशियल एट्रीब्यूट्स। तो टीचर बच्चों के हाइपोथेसिस को कंफर्म करता है कि भाई ठीक है ना, तुम जो जिस नतीजे तक पहुंचे हो वो ठीक है ना। अब बच्चों ने जो डेफिनेशन दी थी, टीचर उसको रीडिफाइन करके और एक अपनी डेफिनेशन बच्चों के सामने रखता है कि देखो एडजेक्टिव ये होता है। एडजेक्टिव की परिभाषा अब टीचर बच्चों को बताता है। अभी तक परिभाषा बच्चे बना रहे थे, अब टीचर उसको डिफाइन करता है। स्टूडेंट्स जनरेट एग्जाम्पल्स, अब बच्चे खुद अपने उदाहरण जनरेट करते हैं। अब बच्चे इतना सीख गए कि वो एडजेक्टिव के एग्जाम्पल्स खुद जनरेट कर सकते हैं, वो खुद अपने उदाहरण बना के टीचर को दे सकते हैं। बच्चों ने कॉन्सेप्ट अटेन कर लिया। अब तीसरा फेज होता है एनालिसिस ऑफ थिंकिंग प्रोसेस। लास्ट फेज लगभग सभी मॉडल्स में यही होता है कि भाई आप किस तरह से कॉन्सेप्ट तक पहुंचे, इस पर एक चर्चा होती है, हाँ, कि भाई आप कॉन्सेप्ट तक पहुंचे, बच्चों से कहा जाता है तो तुमने कौन सी सोचने की प्रक्रिया, स्ट्रेटजी फॉलो करी, तुमने क्या किया, किस तरह से सोचकर तुम कॉन्सेप्ट तक पहुंचे, है ना। तो यहाँ पे थिंकिंग प्रोसेस का विश्लेषण किया जाता है। स्टूडेंट्स एंड टीचर डिस्कस द थिंकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व। टीचर और बच्चे थिंकिंग प्रोसेस को डिस्कस करते हैं कि भाई किस तरह से तुम दिमाग चला करके और यहाँ तक पहुँचे हो। तो 3 फेजेस में इस मॉडल का सिंटेक्स उसको हम बांट सकते हैं, ठीक है। 3 फेजेस ऑफ एक्टिविटी। सोशल सिस्टम, सोशल सिस्टम आपको पता है क्या होता है। द सोशल सिस्टम रिफर्स टू द रोल्स, इंटरेक्शंस एंड बिहेवियर पैटर्न्स अमंग स्टूडेंट्स एंड बिटवीन द टीचर एंड स्टूडेंट्स ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। क्लास का माहौल, क्लास का लर्निंग एनवायरनमेंट, बच्चों के बीच में आपस में होने वाली बातचीत, टीचर और बच्चों के बीच होने वाला इंटरेक्शन, है ना। ओवरऑल क्लासरूम का जो माहौल है, जो लर्निंग एनवायरनमेंट है, उसको सोशल सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? सोशल सिस्टम। तो इस मॉडल का सोशल सिस्टम कैसा है? इन द इनिशियल फेजेस द सोशल सिस्टम इज हाईली स्ट्रक्चर्ड। इनिशियल फेजेस में, यानी मॉडल के शुरुआती फेज में जो सोशल सिस्टम है वो हाईली स्ट्रक्चर्ड होता है। स्ट्रक्चर्ड का मतलब मैं बता चुका हूं आपको पहले वाली क्लासेस में। अगर
मॉडल का सोशल सिस्टम स्ट्रक्चर्ड है, हाईली स्ट्रक्चर्ड है, तो इसका मतलब कि टीचर जो है सोशल सिस्टम को कंट्रोल करता है। अगर उस मॉडल के सोशल सिस्टम को टीचर कंट्रोल करता है तो हम कहेंगे कि भाई इस मॉडल का जो सोशल सिस्टम है इट इज़ हाईली स्ट्रक्चर्ड। और टीचर ज़्यादा कंट्रोल नहीं करता है, बच्चों को खुली छूट दे दी जाती है हर चीज़ की, तो वो फिर लो स्ट्रक्चर्ड होता है। इस मॉडल का जो सोशल सिस्टम है वो हाईली स्ट्रक्चर्ड होता है इनिशियल फेजेस में। The teacher maintains control over the sequence of the lesson, particularly during the presentation of examples and non-examples. Students are active participants engaging in observation, analysis, hypothesis formation and testing. ठीक है, तो टीचर जो है वो कंट्रोल करता है सीक्वेंस को, कौन सा उदाहरण कब देना है ये टीचर तय करता है। बच्चे एक्टिव होते हैं, एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, कॉन्सेप्ट फॉर्म करेंगे, वो एग्जाम्पल्स का एनालिसिस करेंगे, वो टीचर को जो है ना अपना हाइपोथेसिस बताएंगे, एंड में जो है वो अपना हाइपोथेसिस फॉर्म करके और उसकी डेफिनेशन बताने की भी कोशिश करेंगे। ठीक है, और टेस्टिंग यानी टीचर बच्चों का टेस्ट भी तो लेता है ना बाद में, उनको बिना अनलेबल्ड एग्जाम्पल्स देके कहता है कि अब इनमें से तुम खुद बताओ यस वाला एग्जाम्पल कौन सा, नो वाला कौन सा। स्टूडेंट्स आर encouraged to discuss their ideas, listen to others and refine their thinking through group interaction. है ना, बच्चों को encourage किया जाता है इस बात के लिए कि वो अपने आइडियाज़ आपस में डिस्कस करें, दूसरों के आइडियाज़ को सुने, ग्रुप में इंटरेक्शन करें। इन सब चीज़ों के लिए टीचर बच्चों को encourage करता है। The teacher guides learning without directly telling students the concept, encouraging them to discover it themselves. सबसे बड़ी बात यह है कि टीचर यहाँ बच्चों को उनकी लर्निंग को गाइड करता है। डायरेक्टली कुछ नहीं बताया टीचर ने बच्चों के सामने डायरेक्टली डेफिनेशन नहीं रखी थी, पहले एग्जाम्पल्स दिए थे, बच्चे खुद उन एग्जाम्पल्स को एनालाइज करके और खुद जो है कॉन्सेप्ट तक पहुँचे थे। टीचर ने केवल बच्चों की थिंकिंग को गाइड किया, उनकी लर्निंग को गाइड किया, है ना। तो ये इस मॉडल का सोशल सिस्टम है कि टीचर गाइड करता है, कंट्रोल करता है। प्रिंसिपल्स ऑफ रिएक्शन, है ना, प्रक्रिया। प्रिंसिपल्स ऑफ रिएक्शन आर द रूल्स और स्ट्रेटजीज द टीचर यूजेस टू रिस्पॉन्ड टू स्टूडेंट्स बिहेवियर, कमेंट्स एंड हाइपोथेसिस ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस। ले दे के इसका मतलब ये होता है कि बच्चों की जो प्रतिक्रिया है उस पर टीचर की क्या प्रतिक्रिया होगी। यानी टीचर ने बच्चों के सामने जो एग्जाम्पल्स रखे, उन एग्जाम्पल्स को देखकर बच्चे जिस तरह से रिएक्ट करेंगे, बच्चे जो आंसर देंगे, बच्चे जो अपना हाइपोथेसिस बताएंगे, उसके ऊपर टीचर कैसे रिएक्ट करेगा, इसको कहते हैं रिएक्शन के सिद्धांत, है ना, प्रतिक्रिया के सिद्धांत। टीचर ने बच्चों के सामने एग्जाम्पल्स रखे, उन एग्जाम्पल्स को देख करके फिर टीचर ने बच्चों से क्वेश्चंस पूछे कि भाई तुम बताओ, तुमने पॉजिटिव एग्जाम्पल्स जो थे उनमें क्या कॉमन चीज़ देखी। तो बच्चे जो उत्तर देंगे टीचर को, उसके ऊपर टीचर कैसे रिएक्ट करेगा, है ना। तो ये रिएक्शन के जो नियम है इन्हें कहा जाता है प्रिंसिपल्स ऑफ रिएक्शन, है ना। इन दिस मॉडल द टीचर अवॉइड्स कंफर्मिंग और डिनाइंग स्टूडेंट गेसेस टू अर्ली। रिस्पॉन्सेज आर डिजाइन टू प्रॉम्प्ट फर्दर थिंकिंग रादर देन गिव आंसर्स, है ना। तो शुरुआत में बच्चे जो उत्तर देते हैं ना, जैसे अब टीचर ने बच्चों से पूछा कि भाई तुमने पॉजिटिव एग्जाम्पल्स में क्या कॉमन पाया, कौन सा एट्रीब्यूट तुम्हें कॉमन नज़र आया, तो बच्चे जो जवाब देंगे, टीचर ना तो उसको ये कहेगा कि बिल्कुल सही, ना ये कहेगा कि बिल्कुल गलत, है ना। वो मतलब हाँ या ना में, या सही गलत ऐसे करके, वेरी गुड, शाबाश, वेल डन, रॉन्ग आंसर, ऐसे करके टीचर रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, है ना। टीचर जो है ना उसके रिस्पॉन्स कुछ ऐसा होगा कि भाई बच्चों को और सोचने पर मजबूर करे। टीचर की जो प्रतिक्रिया होगी, टीचर का जो रिस्पॉन्स होगा बच्चों के उत्तर पर, वो ऐसा होगा कि बच्चों को और सोचने के लिए मोटिवेट करे, ताकि बच्चे और कॉन्सेप्ट के नज़दीक पहुँचें। अगर बच्चे कॉन्सेप्ट के करीब नहीं पहुँच पाए हैं तो टीचर कुछ इस तरह से जवाब देगा, बच्चों को रिएक्ट करेगा कुछ इस तरह से कि बच्चे और कॉन्सेप्ट के करीब पहुँचें। ठीक है, टीचर्स प्रॉम्प्ट स्टूडेंट्स टू एक्सप्लेन देयर थॉट प्रोसेस। टीचर बच्चों से कहेगा कि तुम अपना थॉट प्रोसेस एक्सप्लेन करो, तुम्हें क्यों लगा कि ये उत्तर है। Why do you think this is a yes example? तुम्हें ये क्यों लगता है कि ये yes वाला एग्जाम्पल है ना। जैसे टीचर ने अनलेबल्ड एग्जाम्पल्स बच्चों के सामने रखे, तो एक बच्चे ने कहा कि ये yes एग्जाम्पल है, ये नो एग्जाम्पल है, तो टीचर बच्चों से पूछ सकता है कि तुम बताओ तुम्हें क्यों लगता है कि ये yes एग्जाम्पल है और ये नो एग्जाम्पल है ना। इस तरह से मतलब बच्चों की सोच को एक दिशा देने की कोशिश करेगा टीचर।
Students, the teachers guide students to test their hypothesis with new examples instead of giving direct feedback. टीचर डायरेक्ट फीडबैक देने से बचता है, डायरेक्ट फीडबैक नहीं देता है ना, वो बच्चों को और एग्जांपल्स देता है। फिर एंड में जब बच्चे एक हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट कर लेते हैं और टीचर को लगता है कि बच्चे अब कॉन्सेप्ट के खुद बहुत करीब पहुंच गए हैं, तो टीचर फिर अपनी डेफिनेशन बताता है और फिर वो डेफिनेशन को रीस्टेट करता है। तब तक सारा काम बच्चे खुद करते हैं। सपोर्ट सिस्टम का मतलब वो चीज़ें, वो सामग्री, वो माहौल जो उस मॉडल को सक्सेसफुल बनाने के लिए चाहिए। सपोर्ट सिस्टम का मतलब आप जानते हो, वो सारी चीज़ें, वो रिसोर्सेज, हाँ, वो एनवायरनमेंट जो उस मॉडल को चलाने के लिए चाहिए। द सपोर्ट सिस्टम इंक्लूड्स द मटीरियल्स, रिसोर्सेज, प्री प्लानिंग नेसेसरी फॉर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मॉडल। मॉडल को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करने के लिए जिन रिसोर्सेज की आवश्यकता होती है, जिन मटेरियल्स की ज़रूरत होती है, जिस प्लानिंग की ज़रूरत होती है, उसे सपोर्ट सिस्टम कहा जाता है। तो इसमें तो क्या चाहिए, इसमें दो ही चीज़ें चाहिए, एग्जाम्पल्स और एग्जाम्पलर्स और नॉन एग्जाम्पलर्स, पॉजिटिव एग्जाम्पल्स और नेगेटिव एग्जाम्पल्स, है ना। यही इस मॉडल का सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम है। द टीचर केयरफुली चूजेज एग्जाम्पल्स एंड नॉन एग्जाम्पल्स, दीज मस्ट बी सिलेक्टेड इन अ वे that helps reveal or obscure key attributes depending on the phase of the lesson. मतलब वो उदाहरण कुछ ऐसे हों कि कॉन्सेप्ट से जुड़े एट्रीब्यूट उस उदाहरण की मदद से सामने आए। एग्जाम्पल ऐसा दो, एजेक्टिव सिखा रहे हो तो एजेक्टिव का एग्जाम्पल ऐसा दो कि एजेक्टिव की जो विशेषता है, एजेक्टिव का जो एट्रीब्यूट है, वो उस एग्जाम्पल में नजर आए, ताकि बच्चा आसानी से उसको जो नॉन एग्जाम्पलर है उसके साथ कंपेयर कर सके, है ना। ये सपोर्ट सिस्टम हो गया इस मॉडल का, ठीक है। अब इसके बाद में ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इस मॉडल के, उद्देश्य। इस मॉडल से आप पढ़ाएंगे तो आपका उद्देश्य क्या रहेगा? टू हेल्प स्टूडेंट्स डेवलप क्लियर एंड एक्यूरेट कॉन्सेप्ट्स। पहला ऑब्जेक्टिव तो ये है कि भी स्टूडेंट्स को कॉन्सेप्ट एक्यूरेटली और क्लियरली अटेन करने में मदद करना, बच्चों की मदद करना, ताकि बच्चे कॉन्सेप्ट को क्लियरली अटेन करें। To foster higher order thinking skills such as analysis, classification and discrimination. जो वो higher order thinking skills होती है ना, वो बच्चों में डेवलप करना। बच्चे चीज़ों को दो भिन्न प्रकार की चीज़ों में डिस्क्रिमिनेट कर पाएँ, है ना। बच्चे क्लासिफाई कर पाएँ, विश्लेषण कर पाएँ। विश्लेषण करना एक बहुत बड़ी बात होती है। बच्चों को आप एनालिसिस करना सिखा रहे हो तो अपने आप में एनालिसिस करने की जो स्किल है वो बहुत बड़ी बात है। टू इनकरेज इंडक्टिव रीजनिंग, है ना, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, पहले इसमें हम पढ़ भी चुके हैं कि ये मॉडल जो है ये इंडक्टिव प्रोसेस को फॉलो करता है। इंडक्टिव रीजनिंग में बच्चे उदाहरण से नियम तक पहुँचते हैं, और डिडक्टिव प्रोसेस में बच्चे नियम से उदाहरण की तरफ जाते हैं। तो यहाँ बच्चे एग्जाम्पल से रूल की तरफ जाते हैं। तो ये इसमें जो है ना, इंडक्टिव रीजनिंग को इनकरेज करना, ये इस मॉडल का एक ऑब्जेक्टिव है, इसको बढ़ावा देना। टू डेवलप स्किल्स फॉर हाइपोथेसिस जनरेशन एंड टेस्टिंग। बच्चों में ऐसी स्किल्स डेवलप करना कि वो खुद अपना हाइपोथेसिस जनरेट कर सकें, है ना। और अगर उन्हें टेस्ट किया जाए बच्चों के मतलब कॉन्सेप्ट अटेनमेंट को, तो बच्चे उस टेस्ट में भी पास हों, है ना। तो ये इस मॉडल के उद्देश्य हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब इस मॉडल के इंस्ट्रक्शनल इफेक्ट्स इंस्ट्रक्शनल इफेक्ट्स मतलब डायरेक्ट इफेक्ट्स, सीधा प्रभाव। यानी उस मॉडल से आप टीच कर रहे हो कोई भी कॉन्सेप्ट, तो आप जो प्रभाव देखना चाहते थे, जो परिवर्तन बच्चों में लाना चाहते थे, सीधा जो प्रभाव उस मॉडल का है, उसको कहते हैं इंस्ट्रक्शनल इफेक्ट। यानी आपने जो चीज़ टीच करी, उसके टीच करने का बच्चों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, सीधा असर क्या हुआ, हाँ, उस इफेक्ट को इंस्ट्रक्शनल इफेक्ट कहते हैं। These are the intended and direct learning outcomes of using the concept attainment model. Concept attainment model को यूज करने का जो डायरेक्ट आउटकम है, आउटकम माने परिणाम, और जो इंटेंडेड आउटकम्स हैं, इंटेंडेड मीन्स जो आप चाहते थे, इस मॉडल से पढ़ाकर बच्चों में जो उनके बिहेवियर में जो चेंज आप लाना चाहते थे, हाँ, वो चेंज आया कि नहीं, तो वो मतलब उसका इंटेंडेड आउटकम है, यू वांटेड दिस थिंग टू हैपन, है ना। तो ऐसे आउटकम्स को, ऐसे इफेक्ट्स को इंस्ट्रक्शनल इफेक्ट्स कहा जाता है। द एकेडमिक और कॉग्निटिव स्किल्स एंड नॉलेज स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू एक्वायर। तो जो बच्चों से हम उम्मीद रखते हैं ना कि इस मॉडल को इम्प्लीमेंट करके हम बच्चों को ये चीज़ इतने समय में ऐसे सिखा देंगे, है ना, तो वो जो प्रभाव हमने सोचा था कि बच्चों के ऊपर पड़ेगा, उस प्रभाव को इंस्ट्रक्शनल इफेक्ट कहा जाता है। तो की इंस्ट्रक्शनल इफेक्ट्स ऑफ कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल आर, इस मॉडल से जुड़े जो की
महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शनल इफेक्ट्स हैं वो ये हैं। पहला, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन एंड क्लैरिफिकेशन। पहला जो सीधा असर इसका जो प्रभाव है वो ये है कि बच्चों का कॉन्सेप्ट फॉर्म हो जाता है और एकदम स्पष्ट रूप से बच्चे जो हैं उस कॉन्सेप्ट को सीख लेते हैं, समझ लेते हैं। स्टूडेंट्स लर्न टू आइडेंटिफाई एंड डिफाइन कॉन्सेप्ट्स बेस्ड ऑन क्रिटिकल एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स के आधार पर बच्चे कॉन्सेप्ट को आइडेंटिफाई कर लेते हैं और डिफाइन करना भी सीख जाते हैं। दूसरा, इंडक्टिव रीजनिंग। स्टूडेंट्स प्रैक्टिस रीजनिंग फ्रॉम स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स टू जनरल रूल्स और डेफिनेशंस, है ना। जैसे कि ये हम जानते हैं इंडक्टिव प्रोसेस को फॉलो करता है ना। तो एक इफेक्ट ये होता है कि बच्चों के अंदर इंडक्टिव रीजनिंग की एबिलिटी और स्किल डेवलप होती है। बच्चे एग्जाम्पल से रूल तक पहुंचने की जो स्किल है वो अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं। कैटेगराइजेशन स्किल्स। लर्नर्स इंप्रूव देयर एबिलिटी टू सॉर्ट एंड क्लासिफाई आइटम्स और आइडियाज बेस्ड ऑन शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। एट्रीब्यूट्स के आधार पर बच्चे कैटेगराइज करना सीख लेते हैं, कैटेगरी में डालना। ये सारे यस वाले एग्जाम्पल्स हैं। जैसे टीचर जब बच्चों को अनलेबल्ड एग्जाम्पल्स देता है, मतलब ना तो यस लिखा है ना नो लिखा है, अनलेबल्ड एग्जाम्पल टीचर ने बच्चों के सामने रखे, तो बच्चे कैटेगराइज करना सीख जाते हैं कि भाई ये सारे एग्जाम्पल्स जो हैं पॉजिटिव एग्जाम्पल्स हैं, ये सारे एग्जाम्पल्स नेगेटिव एग्जाम्पल्स हैं। इसको कहते हैं कैटेगराइजेशन। कैटेगराइज करने की स्किल बच्चों में डेवलप होती है। ये एक सीधा डायरेक्ट इफेक्ट है, इंस्ट्रक्शनल इफेक्ट है। इंप्रूव्ड ऑब्जर्वेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन। बच्चों का ऑब्जर्वेशन पावर जो है वो इंप्रूव होता है। बच्चे दो चीज़ों में भेद करना सीखते हैं। स्टूडेंट्स एनहांस देयर एबिलिटी टू नोटिस सटल डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज अमंग आइटम्स। जो दो चीज़ों के बीच में बहुत बारीक अंतर होता है, सटल डिफरेंस, बच्चे उसको भी एनालाइज करते हैं, उसको भी अपने एनालिसिस का हिस्सा बनाते हैं और बच्चे दो चीज़ों में भेद करना सीखते हैं। एग्जाम्पल्स और नॉन एग्जाम्पल्स जो हैं उनमें अंतर करना बच्चे सीखते हैं। ये भी इस मॉडल का एक इंस्ट्रक्शनल इफेक्ट है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग। स्टूडेंट्स लर्न टू फॉर्म, टेस्ट एंड रिफाइन हाइपोथेसिस लॉजिकली। बच्चे हाइपोथेसिस को फॉर्म करना सीखते हैं, उसको खुद टेस्ट करना सीखते हैं, ज़रूरत पड़ने पर उसको रिफाइन करना। कहने का मतलब कि टीचर को लगा कि भाई बच्चों का जो हाइपोथेसिस है वो अभी पूरी तरह से परफेक्ट नहीं है, इसमें थोड़ा और सुधार लाने की ज़रूरत है, तो टीचर बच्चों को और एग्जाम्पल्स देता है कि भाई अब और इन एग्जाम्पल्स को एनालाइज करो और अपने हाइपोथेसिस को थोड़ा और मतलब बेहतर और एक्यूरेट बनाने की कोशिश करो। तो बच्चे अपने हाइपोथेसिस को रिफाइन करना, टेस्ट करना, फॉर्म करना सीखते हैं। ये इस मॉडल का एक इंस्ट्रक्शनल इफेक्ट है। रिटेंशन एंड ट्रांसफर। Concepts learned through active discovery tend to be better remembered and more easily transferred to new contexts. क्या होता है ना कि एक डिडक्टिव अप्रोच अगर आप फॉलो करते हो टीचिंग की, जिसमें आप बच्चों को पहले चीज़ें एक्सप्लेन करके और फिर एग्जाम्पल देते हो, तो ऐसे में कई बच्चे चीज़ों को रटने की टेंडेंसी डेवलप कर लेते हैं। उन्हें बात समझ में कम आती है और वो रट लेते हैं, है ना, तो उसको रिटेन भी नहीं कर पाते ज़्यादा समय तक। लेकिन बच्चा अगर खुद एक्टिव डिस्कवरी करता है, यानी खुद बच्चा एक्टिव रहकर कॉन्सेप्ट को डिस्कवर करता है, जैसे इस मॉडल में क्या हो रहा था, बच्चा खुद थ्रू आउट पूरे प्रोसेस के दौरान बच्चा मेंटली एक्टिव है, वो कंपेयर कर रहा है एग्जाम्पल्स को नॉन एग्जाम्पल्स के साथ और ख़ुद बाद में वो कॉन्सेप्ट को डिस्कवर कर रहा है। तो बच्चा जब इस तरह से मेहनत करके अपने दिमाग से खुद कॉन्सेप्ट को डिस्कवर करता है तो ऐसा कॉन्सेप्ट बच्चे को हमेशा याद रहता है और वो दूसरे कॉन्टेक्स्ट में उसको ट्रांसफ़र भी कर सकता है। कहने का मतलब कि आज जो कॉन्सेप्ट मैंने सीखा वो कॉन्सेप्ट अगर किसी और कॉन्सेप्ट में काम आएगा सपोज, तो बच्चा उसको वहाँ भी अप्लाई करना सीख लेता है, क्योंकि बच्चे ने चीज़ें रटी नहीं हैं, बच्चे ने चीज़ें समझी हैं, खुद उसने एक्टिवली उसमें हिस्सा लिया है ना। तो ये इस मॉडल के इंस्ट्रक्शनल इफेक्ट्स हैं, सीधे इफेक्ट्स। एक होता है नर्चरेंट इफेक्ट्स, एक होता है इंस्ट्रक्शनल इफेक्ट और एक होता है नर्चरेंट इफेक्ट। नर्चरेंट इफेक्ट का मतलब इनडायरेक्ट इफेक्ट। कोई भी चीज़ जो है उसका एक तो सीधा प्रभाव होता है, जो प्रभाव आप लाना चाहते थे, जो परिवर्तन आप लाना चाहते थे, वो डायरेक्ट इफेक्ट। और एक कभी कभी है ना इनडायरेक्ट इफेक्ट, यानी कुछ ऐसी चीज़ें जो बाय प्रोडक्ट के तौर पे हमें मिलती हैं, यानी हमारा ये इरादा नहीं था कि बच्चों को इस मॉडल से ये भी लाभ होगा, लेकिन ये लाभ भी हो गया, है ना। तो वो मतलब एक तरह से जो नर्चरेंट इफेक्ट्स होते हैं ना, वो एक तरह से बाय प्रोडक्ट्स होते हैं। क्या होते हैं? दे आर बाय प्रोडक्ट्स। तो इस मॉडल के नर्चरेंट इफेक्ट्स क्या हैं? दीज आर द इनडायरेक्ट ऑफन अनप्लान्ड आउटकम्स रिलेटेड टू स्टूडेंट्स एटीट्यूड्स, वैल्यूज एंड वेज ऑफ थिंकिंग दैट डेवलप एज अ रिजल्ट ऑफ द लर्निंग एनवायरनमेंट एंड प्रोसेस। तो मतलब ये
वो इफ़ेक्ट्स होते हैं जो अनप्लैन्ड होते हैं, जिसके बारे में हमने सोचा नहीं था कि ये इसका प्रभाव भी, इस मॉडल को इम्प्लीमेंट करने का ये भी प्रभाव होगा, हमने पहले सोचा नहीं था, लेकिन ये भी बेनिफिट बच्चों को हुआ, ये भी प्रभाव बच्चों के ऊपर इस मॉडल को यूज़ करने का पड़ा। तो ऐसे इफेक्ट को नर्चरेंट इफेक्ट कहा जाता है। तो इस मॉडल से जुड़े जो नर्चरेंट इफेक्ट्स हैं वो ये हैं कि नर्चरेंट इफेक्ट्स ऑफ कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल आर, फर्स्ट क्यूरियोसिटी एंड मोटिवेशन। बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी पैदा होती है, जिज्ञासा उनकी बढ़ती है, वो मोटिवेटेड फील करते हैं, है ना। द इंक्वायरी बेस्ड नेचर स्टिमुलेट्स इंटरेस्ट इन लर्निंग एंड डिस्कवरी। बच्चा खुद इंक्वायरी करके, है ना, खुद मतलब कॉन्सेप्ट तक पहुंच रहा है ना, तो उसको एक तरह से मोटिवेशन मिलता है जब वो सक्सेसफुली एक हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट कर लेता है ना। जब वो अपना हाइपोथेसिस टीचर को बताता है और जब बच्चे को पता चलता है कि मेरा हाइपोथेसिस एकदम सही था, तो बच्चे को मोटिवेशन मिलता है, वो दोबारा कोशिश करेगा कॉन्फिडेंस के साथ। परसिस्टेंस एंड टॉलरेंस फॉर एम्बिग्विटी। एम्बिग्विटी माने अस्पष्टता, एम्बिग्विटी मीन्स weakness, अस्पष्टता। Students learn to deal with uncertainty and keep working toward a solution without immediate answers. बच्चों में पेशेंस डेवलप होता है ना। एक होता है ना, बच्चा बहुत जिज्ञासु होकर के और कई बार बहुत जल्दी चीज़ों को जानने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ टीचर कोई जल्दबाजी नहीं करता। टीचर बच्चों को जल्दी डेफिनेशन नहीं बताता, डेफिनेशन पहले बच्चे बताएंगे, ठीक है। टीचर कॉन्सेप्ट को स्टेट करेगा, फिर कॉन्सेप्ट का नाम बताएगा, फिर बच्चे डेफिनेशन फॉर्मुलेट करेंगे, फिर टीचर ज़रूरत पड़ने पर डेफिनेशन को मतलब वो रीस्टेट कर देगा, लेकिन टीचर कोई जल्दबाजी नहीं करता। तो टीचर जल्दबाजी नहीं करता तो बच्चों को पेशेंस रखना पड़ता है, और एग्जाम्पल्स आएंगे और हमें उन एग्जाम्पल्स को एनालाइज करना पड़ेगा, है ना। तो उस परसिस्टेंस के साथ काफ़ी देर तक बच्चा जो वो अस्पष्टता बनी रहती है ना, अभी तक उसको पता ही नहीं, बच्चे को असमंजस में है कि हम कौन सा कॉन्सेप्ट, जब तक टीचर कॉन्सेप्ट का नाम नहीं बताएगा कि आज हम एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं, तब तक बच्चे के मन में एक वो असमंजस बना रहता है ना कि पता नहीं टीचर क्या सिखाना चाह रहा है हमको। तो बच्चे उस एम्बिग्विटी को टॉलरेट करते हैं, बच्चों के अंदर एक वो सहनशीलता डेवलप होती है, वो पेशेंस के साथ वेट करते हैं कि खुद हम कॉन्सेप्ट तक पहुंचेंगे, टीचर हमें कॉन्सेप्ट तक पहुंचने में मदद कर रहा है। तो ये भी इसका एक नर्चरेंट इफेक्ट है। मेटाकॉग्निटिव अवेयरनेस। मेटाकॉग्निशन क्या होता है, पहले बताया था मैंने। मेटाकॉग्निशन का मतलब कि आप जब अपनी थिंकिंग के प्रोसेस से अवेयर होते हो, आपको ये पता होता है कि मैं सोचता कैसे हूँ, इसको कहते हैं मेटाकॉग्निशन। तो बच्चों के अंदर मेटाकॉग्निटिव अवेयरनेस पैदा होता है। लर्नर्स बिकम मोर कॉन्शियस ऑफ हाउ दे थिंक एंड लर्न, दे लर्न टू थिंक अबाउट देयर थिंकिंग। जैसे ये ना सभी मॉडल्स में एंड में जो है ना वो थिंकिंग स्ट्रेटजीज का एनालिसिस होता है। अभी तक जो हमने मॉडल्स पढ़े, है ना, तो मतलब टीचर बच्चों से कहता है कि भाई तुम किस तरह से यहाँ तक पहुँचे, ज़रा अपनी थिंकिंग को एनालाइज करो। तो बच्चे अपनी थिंकिंग का जो प्रोसेस है ना, उससे खुद परिचित होते हैं, उन्हें पता होता है कि मैं कैसे सोचता हूँ, मेरे सोचने की, विचार करने की प्रक्रिया कैसे काम करती है। इस अवेयरनेस को मेटाकॉग्निटिव अवेयरनेस कहते हैं। इसको एक शब्द में मेटाकॉग्निशन भी कह सकते हो, इस एबिलिटी को मेटाकॉग्निशन भी कहा जाता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड ऑटोनॉमी। बच्चों में सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। एज स्टूडेंट्स सक्सेसफुली डिस्कवर कॉन्सेप्ट्स ऑन देयर ओन, देयर कॉन्फिडेंस एंड इंडिपेंडेंस इंक्रीज। निर्भरता कम होती है, बच्चों के अंदर ये आत्मविश्वास आ जाता है कि हम बिना एक्सप्लेनेशन के खुद अपना हाइपोथेसिस बनाकर कॉन्सेप्ट तक पहुंच सकते हैं, टीचर ना भी बताए तो भी। कोऑपरेटिव लर्निंग एंड लिसनिंग स्किल्स। बच्चों की लिसनिंग स्किल्स इंप्रूव होती हैं क्योंकि बच्चे आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, है ना। क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, एक बच्चा क्या जवाब देगा, दूसरा बच्चा कुछ और आंसर देगा, तीसरे बच्चे का जनरलाइजेशन कुछ और होगा। तो बच्चे एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके आगे बढ़ते हैं, उनकी लिसनिंग स्किल्स इंप्रूव होती हैं। When done in groups, students practice respecting others' ideas and building on shared reasoning. बच्चे एक दूसरे के विचारों का सम्मान करना सीखते हैं। एक बच्चे ने गलत जवाब दिया तो दूसरा बच्चा उस गलती का सम्मान करता है, मतलब उसको टॉलरेट करता है ना। तो ये मतलब एक टीम स्पिरिट बच्चों के अंदर डेवलप होती है अगर आप ग्रुप में मतलब ये काम करवा रहे हो तो। अप्रिसिएशन फॉर लॉजिकल रीजनिंग। स्टूडेंट्स डेवलप एन अप्रिसिएशन फॉर स्ट्रक्चर्ड लॉजिकल थिंकिंग ओवर गैसिंग और मेमोराइजिंग। गैस करना मतलब अनुमान लगाना, मेमोराइज करना मतलब याद करना, है ना। तो यहाँ बच्चों को जो लॉजिकल थिंकिंग है ना, लॉजिकल रीजनिंग, उसका महत्व समझ में आता है कि लॉजिकली हम अपना रीज़न यूज़ करके, तर्क का इस्तेमाल करके हम कैसे कॉन्सेप्ट तक पहुँच सकते हैं। तो बच्चे उसको अप्रिशिएट करना सीखते हैं। तो ये इस मॉडल के नर्चरेंट इफेक्ट्स हैं।
दो तरह के इफेक्ट्स होते हैं, इंस्ट्रक्शनल इफेक्ट्स और नर्चरेंट इफेक्ट्स, है ना। तो ये था आपका कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल। इसको एक तरह से नटशेल में सारी इंपॉर्टेंट बातें जो है ना वो शामिल करते हुए हमने इस पर बात की है। वापस इसको अच्छी तरह से देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।